प्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में पुनः हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित होने के लिए, शामिल होने के लिए आपको हिंदी से संबंधित समस्त पठन सामग्री लेकर शामिल होना है। पठन सामग्री में पाठ्यपुस्तक, हिंदी नोटबुक और पेन, पेंसिल, इरेजर इत्यादि। पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद नामक पाठ से आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम आज बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। किस प्रश्न को पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है, किस प्रश्न के उत्तर को नहीं लिखना है और किस प्रश्न के उत्तर को हिंदी नोटबुक में लिखना है, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में प्रश्न संख्या लिख ली होगी। यदि नहीं लिखे हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए और सबसे पहले प्रश्न संख्या लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद अब आप लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की आबादी अभी कितनी बढ़ चुकी है? भारत की आबादी अभी कितनी बढ़ चुकी है? इस प्रश्न के उत्तर दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो भारत की अभी आबादी क्या है, आप वो बता सकते हैं। दूसरा, पाठ में भारत की आबादी बताई गई है उससे और अभी की जो आबादी है उससे दोनों को घटाकर उनके बीच का जो अंतर निकलेगा उसे बता सकते हैं कि इतनी बढ़ चुकी है। तो पाठ में बताया गया है 1 अरब 20 करोड़। मैंने बताया था आप लोगों को लगभग 134 करोड़। तो जिस समय ये पाठ लिखा गया होगा उस समय आबादी रही होगी 1 अरब 20 करोड़। आज हम आपको 134 करोड़ बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं है 134 करोड़ हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो लगभग 134 करोड़ है। तो अभी हम इस प्रश्न के उत्तर को दो तरह से लिखेंगे। भारत की आबादी अभी कितनी बढ़ चुकी है? तो लगभग भारत की आबादी लगभग 134 करोड़ हो चुकी है, ऐसा लिख सकते हैं। या 120 करोड़ और 134 करोड़ के अंतर को, इसका अंतर है 14 करोड़। हम ऐसे भी लिख सकते हैं भारत की आबादी 14 करोड़ और बढ़ चुकी है। ठीक है। तो दो तरह से लिखा जाएगा, दो में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं लिखने के लिए उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। आप लोग जानते होंगे गेहूं की बालियां किसे कहते हैं। गेहूं की जो फसल होती है, तो गेहूं के पौधे में ऊपरी हिस्से में गेहूं का फल लगता है, जो एक लंबी सी बाली टाइप से रहती है, जिसमें कई गेहूं के दाने उसके अंदर बंद रहते हैं। तो उसे कह सकते हैं गेहूं के फल को गेहूं की बालियां कहते हैं, या गेहूं की बालियों में या जहां पर गेहूं का फल होता है उसे गेहूं की बालियां कहते हैं। ये
गेहूं की बालियां आपके सामने दिख रही हैं। ये गेहूं की फसल पककर तैयार है, इसलिए ये आपको पीले रंग में दिख रही है। और ऊपर आप देख रहे हैं बालियां लगी हुई हैं, इसी में गेहूं के दाने बंद रहते हैं। अगला प्रश्न है, गाजीपुर कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न है, गाजीपुर कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जनपद है गाजीपुर। चित्र में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का मानचित्र दिखाया गया है, और उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये नीचे की तरफ लाल रंग से एक संरचना बनी हुई है और उसके नीचे गाजीपुर नाम लिखा हुआ है। तो यह गाजीपुर जनपद का मानचित्र है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गाजीपुर जनपद है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, यहां गुलाब किसे कहा है? पाठ में कहा गया है गुलाबों की सरजमी में यह हसीन गुलाब खिला है। प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ गुलाब किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर गुलाब अब्दुल हमीद को कहा गया। यहाँ जो हसीन गुलाब शब्द से संबोधित किया गया है वह अब्दुल हमीद के लिए है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अपने कारनामे से सभी का मन मोह लिया था। क्योंकि अब्दुल हमीद ने अपने कारनामे से सभी का मन मोह लिया था। अगला प्रश्न है, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। इसके पहले दूसरा प्रश्न था, गेहूं की बालियां किसे कहते हैं? तो उसे मौखिक करना है, मौखिक लिख दीजिए, कहीं नहीं लिखना। इसके बाद प्रश्न था, गाजीपुर कहाँ है? तो इसका उत्तर आप वहीं पुस्तक में ही लिख सकते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है या उत्तर प्रदेश में है, इतना ही लिख सकते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ गुलाब किसे कहा गया है? यहाँ गुलाब अब्दुल हमीद को कहा गया है क्योंकि उसके कारनामे ने सबको मुग्ध कर लिया था। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति से हमें यह पता चलता है, इस पंक्ति से हमें ये पता चलता है कि किस तरह प्रत्येक हिंदुस्तानी अब्दुल हमीद से प्रभावित हो गया था। हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह जुबान पर फिरा रहा है। पाठांक में यह बताया गया है कि हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह जुबान पर फिरा रहा है। इस पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अब्दुल हमीद के शौर्य गाथा की चर्चा कर रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी उसके इस कार्य से प्रभावित हो गया है। मौखिक उत्तर रहेगा इसका, यानी कहीं नहीं लिखना है,
तो यहीं पर आप मौखिक नीचे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से 5 उर्दू शब्द ढूंढकर उनके हिंदी पर्याय बताइए। इस अनुच्छेद में आपको जो उर्दू शब्द ढूंढने हैं और उन उर्दू शब्दों को हिंदी अर्थ आपको बताना है, हिंदी पर्याय क्या होता है वो बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं। अनुच्छेद से उर्दू शब्दों को ढूंढिए और उनके उत्तर लिखिए। उदाहरण के लिए कुछ शब्द मैं बता दे रहा हूं। जैसे पहला शब्द है अमन। अमन का अर्थ होता है शांति। दूसरा शब्द है एहतराम। एहतराम शब्द का अर्थ होता है आदर या सम्मान। अगला शब्द है कौम। कौम का अर्थ होता है जाति। इसके बाद सरजमी। सरजमी का अर्थ है धरती। और इसके बाद अगला शब्द है मजहब। इसका अर्थ होता है धर्म। अमन, एहतराम, कौम, सरजमी और मजहब। मेरे अनुसार ये 5 शब्द हैं। आप अनुच्छेद से दूसरे अन्य शब्द भी ढूंढ सकते हैं और उनका हिंदी पर्याय भी लिखना है। इसे आप नोटबुक में करेंगे। अगला प्रश्न है, मिट्टी का सच्चा बेटा किसे और क्यों कहा गया? तो मिट्टी का सच्चा बेटा किसे कहा गया है, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मालूम होगा। मिट्टी का सच्चा बेटा अब्दुल हमीद को कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, इसका उत्तर ध्यान दीजिए। क्योंकि अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए पाकिस्तानी हमलावर अब्दुल हमीद के देश या हमारे देश हिंदुस्तान की भूमि पर अपने पांव न जमा सकें, इसके लिए उसने प्राणों की बाजी लगा दी। इसलिए उसे मिट्टी का सच्चा बेटा या भारत का सच्चा बेटा या भारत माता का सच्चा बेटा कहा गया। प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखेंगे, अच्छा रहेगा। फिर से सुन लीजिए। मिट्टी का अब्दुल हमीद को कहा गया है क्योंकि उसने भारतीय सीमा की रक्षा करने के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए पाकिस्तानी हमलावर उसके देश हिंदुस्तान की भूमि पर अपने पांव न जमा सके, इसके लिए उसने कड़ा विरोध करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है, नोटबुक में लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। बकरीद के बारे में कक्षा में बताइए। बकरीद इस्लाम धर्म के मानने वालों का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में प्रत्येक मुसलमान भाई कुर्बानी देते हैं और यह मुसलमान भाइयों का मुख्य त्योहार है। इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रहेगा, तो इसे नहीं लिखना है, यहीं पर मौखिक शब्द लिख दीजिए, पर्याप्त। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, असली जन्म से क्या अर्थ निकलता है? पाठ को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कहा गया था कि अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ, परंतु उसका असली जन्म खेमकरण के मैदान में 10 सितंबर 1965 को हुआ। तो
असली जन्म से क्या अर्थ निकलता है? असली जन्म का अर्थ है, अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करके, अपने शौर्य के कारण वीर गति प्राप्त की, और वीर गति प्राप्त करके उसने अपने नाम को पूरे देश में प्रसिद्ध कर लिया। यानी जब अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था तब कुछ ही लोगों ने जाना था, परंतु आज जब अब्दुल हमीद ने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, तो देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अब्दुल हमीद को जान गया। तो असली जन्म से यह अर्थ निकलता है। इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रहेगा। अगला प्रश्न है, दादी हमीद को फौज में क्यों नहीं भेजना चाहती होगी? अब्दुल हमीद की दादी हमेशा मना करती थी कि तुम्हें फौज में नहीं जाना, तुम्हें पिता के साथ सिलाई मशीन चलाना है, घर में रहकर सिलाई मशीन चलाओ। लेकिन अब्दुल हमीद फौज में जाना चाहता था। दादी ऐसा क्यों कहती थी? दादी फौज के खतरे से, फौज के खतरे को वो अच्छी तरह से समझ रही होगी। फौज के खतरे को वो जानती होगी कि वहाँ पर फौज में जाना अपनी जान जोखिम में डालना है। इसलिए शायद वो उसको मना करती रही होंगी कि तुम्हें फौज में नहीं जाना है, इसलिए वो नहीं भेजना चाहती थी। प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखें। अखाड़े में, अगला प्रश्न है, अखाड़े में पहलवान शरीर पर मिट्टी क्यों मलते हैं? अखाड़े में पहलवान शरीर पर मिट्टी इसलिए मलते हैं, मिट्टी मलने से शरीर चिकना और मजबूत हो जाता है। अखाड़े में पहलवान शरीर पर मिट्टी इसलिए मलते हैं क्योंकि मिट्टी मलने से शरीर चिकना और मजबूत हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखें। आपने बड़े होकर क्या बनने का सपना देखा है? आप, यह व्यक्तिगत प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार, आप सभी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो आपका जो सपना है, आप जो बड़े होकर जो बनना चाहते हैं, उसे लिखें और किस तरह आप अपने इस सपने को पूरा करेंगे वो भी लिखें। इस प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखिए, जरूर लिखिए। तेरहवां प्रश्न है, चीनी पर पता, अनेकार्थक शब्द बताकर वाक्य बनाइए। चीनी, तो चीन के निवासियों को चीनी कहा जाता है, पहला अर्थ। और चीनी, शक्कर, एक खाद्य पदार्थ होता है, उसे कहते हैं। वाक्य बनाना है, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से कभी नहीं डरे। दूसरा, अधिक चीनी का प्रयोग मधुमेह के रोगियों के लिए नुकसानदायक है। पर का मतलब होता है परंतु, और पर का मतलब होता है पंख। पर का मतलब पर कारक भी होता है,
जैसे चिड़िया पेड़ पर है, पंख चिड़िया के पर, पता, पता का अर्थ है ज्ञात होना। मुझे अपने मित्र विनोद के पढ़ाई के विषय में सब कुछ पता है, यानी ज्ञात है। पता किसी के रहने के स्थान को जानना। तो मैं अपने मित्र के घर का पता जानता हूं। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये 13वें प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखना है और वाक्य आप लोग अपने अनुसार भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए मशीन गन को तोड़ने के पीछे क्या कारण होगा। अब्दुल हमीद ने जब उसके गोले खत्म हो गए थे तो उसने फैसला किया था इस मोर्चे को छोड़कर किसी दूसरे मोर्चे में जाकर के शामिल होना चाहिए, और जाने से पहले उसने अपनी मशीन गन क्यों, तो इसका क्या कारण रहा होगा। मेरे अनुसार इसका कारण यह रहा होगा कि जब उसके पास गोले नहीं हैं और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है, इस स्थिति में खाली मशीन गन लेकर जाना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि वह घायल अवस्था में था और मशीन गन उसके लिए किसी उपयोग की नहीं थी, क्योंकि उसके पास गोली बारूद कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था। अब मशीन गन को वहीं छोड़कर चला जाता तो अच्छी पोजीशन में सचलित मशीन गन किसी शत्रु सैनिक के हाथ में पड़ती तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता था। इस कारण उसकी मशीन गन का दुरुपयोग ना हो, शायद इसलिए अब्दुल हमीद ने मशीन गन को तोड़ दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रहेगा। अगला प्रश्न है, ककरीली, पथरीली, बर्फीली, इन विशेषणों को संज्ञा शब्दों में बदलिए। इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर लिख लीजिए। ककरीली से बनेगा कंकर, पथरीली से बनेगा पत्थर और बर्फीली से बनेगा बर्फ। ककरीली, पथरीली, बर्फीली विशेषण शब्दों से कंकर, पत्थर, बर्फ ये संज्ञा शब्द बनेंगे। यहीं पर आप लिख सकते हैं कंकर, पत्थर, बर्फ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास क्या है। अगला प्रश्न है, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास यह है कि दोनों देश बंटवारा होने से पहले एक ही थे। ठीक है, पर्याप्त है इतना उत्तर। मौखिक रखें इस प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, पैटर्न टैंकों को कहां से मंगवाया गया था। पैटर्न टैंकों को पाकिस्तान ने अमेरिका से मंगवाया था। इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में यहीं पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पैटर्न टैंकों को लोहे का दैत्य क्यों कहा गया है। इसका उत्तर होगा, पैटर्न टैंक पूरी तरह लोहे के बने हुए थे, लौह निर्मित थे और विशाल आकार में थे, इसलिए इन्हें लोहे का दैत्य कहा गया है। नोटबुक में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाव भाव के साथ उस घटना को सुनाइए से पता चलता है कि वीर अब्दुल हमीद में साहस कूट कूट कर भरा था।
इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रहेगा, कहीं नहीं लिखना है, लेकिन आप लोग अपने घर में हाव भाव के साथ अपने को सुरक्षित रखते हुए इस घटना को जोर से बोल करके सुना सकते हैं। ठीक है, मौखिक है, कहीं लिखना नहीं है। इसके बाद अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। दीर्घ का से छातक दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए। कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आप कई बार इनके उत्तर जान चुके हैं, तो फिर भी समझ लीजिए। और इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और इनके उत्तर सभी आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। का नंबर प्रश्न है, अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व गाजीपुर क्यों प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का उत्तर मैं बता चुका हूं, एक बार फिर भी समझ लीजिए। अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। खा नंबर प्रश्न दिया है 17 सितंबर 1965, इसको बदल के कर लीजिए 10 सितंबर 1965 को युद्ध किसके मध्य और कहां हो रहा था? 10 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध खेमकरण नामक स्थान पर हो रहा था। अगला प्रश्न है, अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों की बाजी कब और क्यों लगा दी? अब्दुल हमीद ने जब देखा कि पाकिस्तानी सेना पैटर्न टैंकों की सहायता से भारत की सीमा को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके इस कृत्य को देख करके अब्दुल हमीद का खून खौल गया और अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, मिट्टी की रक्षा करने के लिए अब्दुल हमीद ने उन्हें विरोध स्वरूप रोका और रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, शौर्यपूर्ण उत्तर है, अपने शब्दों में लिखिए। खा नंबर, वीर अब्दुल हमीद ने फौज में किन किन पदों पर कार्य किया? तो वीर अब्दुल हमीद सबसे पहले फौज में एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती हुए। चीन से युद्ध के बाद उन्हें लांस नायक बनाया गया और लांस नायक बनाए जाने के 2 साल बाद उन्हें कंपनी की क्वार्टर मास्टरी मिल गई। तो इस प्रकार से वो एक साधारण जवान, लांस नायक और कंपनी के क्वार्टर मास्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। वीर अब्दुल हमीद के जीवन चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वीर अब्दुल हमीद के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति कोई बात आती है तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे और देश पर आए हुए विपदा को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए यदि हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर में लिखें। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 1965, यहां पर भी सही कर लीजिए, 10 सितंबर 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने अपने साथियों को हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहा? 10 सितंबर 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने अपने साथियों को हौसला बढ़ाने के लिए आगे बढ़ो कहा।
और स्वयं भी आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हमीद की कुर्बानियां हिंदुस्तानियों के समक्ष कौन सी मिसाल प्रस्तुत करती? हमीद की कुर्बानियां अब्दुल हमीद की कुर्बानियां हिंदुस्तानियों के समक्ष सबसे पहले देश के प्रति स्नेह, प्रेम करने की भावना, देश प्रेम की भावना। दूसरा, देश की रक्षा के लिए धर्म का आड़े आना ठीक नहीं है। हम अपनी जाति, अपने धर्म को भूल कर